हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ये इम्तिहान की बीपीएससी टेस्ट सीरीज है, इंडियन पॉलिटी है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो इसका हम हिंदी वर्जन सॉल्व करेंगे, इंग्लिश स्किप करेंगे। और ये जो पीडीएफ है यहाँ दोनों लैंग्वेज में, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो ये टेस्ट सीरीज जो है इम्तिहान की है और ये बीपीएससी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं और जो मटेरियल दिया हुआ है काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद निश्चित रूप से आपको आपके परीक्षा में बेनिफिट मिलेगा। तो 17वीं बीपीएससी के लिए अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म का जो डेट बढ़ गया है वो 4 नवंबर तक अब हो गया है, पहले 18 अक्टूबर था। तो अब 4 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। अभी तक 2 लाख ही फॉर्म पड़े थे, अब डेट बढ़ गई है तो फॉर्म भी ज़्यादा पड़ेंगे। और 13 दिसंबर आपका डेट डिसाइड हो गया, तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। तो अच्छे से टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए और साथ ही रिवीजन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान का उद्देश्य क्या है। पहला है, यह हमारे समाज की मौलिक प्रकृति के बारे में बताता है। दूसरा है, यह किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है। तीसरा है, यह हमें खुद से बचाता है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है, पहला है, इसे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। दूसरा है, इसने बंगाल के राज्यपाल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। तीसरा है, इसने कंपनी के निदेशक मंडल पर नियंत्रण की स्थापना की। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो केवल यहाँ पे तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। पहला एवं दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत की कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 या फिर चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने कंपनी के नौकर को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल भारतीय से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो ये कब रोका गया, तो ये रोका गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के नौकर को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल भारतीय से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है ये, तो ये आपका आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चार्टर अधिनियम चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। छठा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इसमें कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार मिल गया, ये गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई केंद्रीकरण प्रवृत्ति को उलट दिया। किसके द्वारा उलट दिया गया, तो ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में यह प्रावधान किया गया कि विधायी कार्यों का संचालन करते समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय होने चाहिए। नियुक्त गैर सरकारी सदस्य थे व्यापारी, जमींदार, ब्रिटिश वफादार। उपयुक्त कूट का यहाँ पे प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे तीनों शामिल थे, यानी कि व्यापारी भी थे, जमींदार और ब्रिटिश वफादार भी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत। दूसरा है, मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी अधिकार का हस्तांतरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चुनाव करना है।
तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों में से है? पहला है भारत और भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तीसरा यहाँ पे है भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में जाना जाता था और भारत के लिए एक राज्य सचिव भी नियुक्त किया जाता था। चौथा कथन है भारत की प्रशासनिक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड के ताज के बीच साझा की जानी थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर, यहाँ पे सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला, दूसरा एवं तीसरा सही है, चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। तो प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य थे वह थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा की गठन का आधार जो था यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। दूसरा कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा कथन है अंततः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान है प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे जो इसका सही हो जाएगा, तीनों का यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? पहला है चार्टर अधिनियम 1853 क्राउन का शासन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीय विधान परिषद। तीसरा है मिंटो मार्ले सुधार पृथक निर्वाचन क्षेत्र। चौथा है यहाँ पे माउंटबेटन योजना संविधान सभा और पांचवा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत का विभाजन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तीसरा और पांचवा यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार पृथक निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल सही सुमेलित है और कैबिनेट मिशन योजना 1946 भारत का विभाजन, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा एवं पांचवा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा एवं चौथा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का प्रावधान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों का प्रावधान 1935 में किया गया, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के तत्वों में से एक नहीं है? अधिकारों का बिल, नागरिक के रूप में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव या फिर अल्पसंख्यकों को महत्व। कौन सा इसमें नेहरू रिपोर्ट 1928 के तत्वों में नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दिया गया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जर्मनी से उधार ली गई है? तो यहाँ पे जर्मनी से उधार ली गई व्यवस्था जो है या संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियां हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया? किसके द्वारा अधिकृत किया गया? तो यह अधिकृत किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया? तो यह अलग किया गया है 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में शासन के विकास की नींव रखी? तो शासन के विकास की नींव जो है यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा।
ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद से जुड़े रहने का प्रावधान किया गया था, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय बने, उन्हें कानून सदस्य बनाया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो यह अधिकार दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया? तो ये अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों यानी कि संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची में किया गया, जिनमें विषयों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो यहाँ पे विषयों की संख्या जो थी यह थी 59, 54 और 36। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 थे। संघ सूची जिसमें संघ जो है कानून बनाता है, प्रांतीय सूची जिसमें प्रांत कानून बना सकते थे, और समवर्ती सूची जिसमें संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे। मान्य किसका होता? तो संघ का मान्य होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है? तो द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना 6 प्रांतों में की गई। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो दलित जातियों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1958 के अनुसार ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाना था? तो ये किया जाना था भारत के राज्य सचिव द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्लिमेंटो सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषदों के सदस्य 3 श्रेणियों के होने थे, यह सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों के लिए सरकार का दोहरा स्वरूप यानी कि द्वैध शासन प्रदान किया, जिसमें सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नामित और प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों की सरकार को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है यह हस्तांतरित सूची में शामिल नहीं था? तो यह हस्तांतरित सूची में जो शामिल नहीं था वह था संचार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम में लंदन में रहने वाले भारत के उच्चायुक्त को ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान था? तो ये प्रावधान जो था यह था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन 1927 की सिफारिशों में से नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन का उन्मूलन जो है यह साइमन कमीशन 1927 की सिफारिशों में नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एम.एन. राय द्वारा सामने रखा गया था। दूसरा है, संविधान सभा की मांग सबसे पहले अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन में स्वीकार की थी। तीसरा कथन है, विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। और चौथा है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही कथन का यहाँ पे चयन करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, यानी कि पहला भी यहाँ पे सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। सॉरी, दूसरा सही नहीं है, यहाँ पे तीसरा सही है, पहला और चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 3 और 4 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार की श्रम विभाग किसके पास था? तो अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था 1946 में? तो ये विभाग जो है यह था जगजीवन राम के पास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार में सदस्य और विभाग का सही संयोजन नहीं है? एक तरफ सदस्य है, दूसरी तरफ विभाग। सरदार पटेल सूचना और प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, लियाकत अली खान वित्त, सी राजगोपालाचारी स्वास्थ्य। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो सी राजगोपालाचारी स्वास्थ्य दिए हैं, सी राजगोपालाचारी जो हैं ये शिक्षा और कला से संबंधित थे, ना कि स्वास्थ्य से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी
ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। जो कि प्रश्न में पूछा गया है किसका संयोजन नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में कानून मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पहली कैबिनेट में कानून मंत्री बनाया गया था, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में सदस्य और उनके विभाग का सही मिलान करें। तो यहाँ पे मिलान करना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? तो यह शिक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर जो थी यह स्वास्थ्य से संबंधित थी। और डॉक्टर श्यामा पीडी मुखर्जी ये किससे संबंधित थे? तो ये उद्योग और आपूर्ति से संबंधित थे। और आर के षणमुगम शेट्टी जो थे ये वित्त विभाग से संबंधित थे। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार जो है यह किया था इसलिए किया था क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में कितने स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो संविधान सभा में टोटल 8 स्वतंत्र सदस्य जो है यह निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 15 जो है महिला सदस्य और 26 अनुसूचित जाति के सदस्य जो है निर्वाचित हुए थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहली बार कहाँ से चुने गए थे? तो यह चुने गए थे बंगाल का पूर्वी भाग से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, क्रिप्स मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। दूसरा कथन है, संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। तीसरा कथन है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चौथा कथन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम सत्र में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी भाग लिया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यह है, तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन आपका सही है। दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, पहला एवं चौथा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी। तो यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस मायने में भिन्न है कि भारत में, तो भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली भारत में अमेरिका से लिया गया है। तो अगर पूछा जाए किस किस देशों में न्यायिक समीक्षा है, तो भारत और यूएसए में दोनों में न्यायिक समीक्षा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से नहीं ली गई है? तो ये जो है समानता और भाईचारा जो है यह यूनाइटेड किंगडम से नहीं लिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समानता और भाईचारा जो है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, विधानसभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत? तो यहाँ पे ये कथन जो है यह ग्रेनविल आस्टिल का है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसके अंतरिम अध्यक्ष के साथ हुई थी? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. मुखर्जी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो ये हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है? तो असम, मेघालय एवं त्रिपुरा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो ये छठी अनुसूची है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्री के पास अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 दोनों में समान पोर्टफोलियो नहीं था? किसमें नहीं था? तो ये जो है
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मथाई। 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर जॉन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में उनके पास रेलवे और परिवहन विभाग था। तो इनका सेम विभाग नहीं था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। संविधान सभा की प्रारूप जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष जो थे वह अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की संभावना है। दूसरा कथन है, जिन देशों में संविधान है वे आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक हैं। नीचे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। दूसरा कथन है, दिसंबर 1945 और नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। तीसरा कथन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ पे नीचे दिए गए गुण का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल यहाँ पे पहला सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं? संघवाद, सरकार का संसदीय स्वरूप, शक्तियों का संलयन, धर्मनिरपेक्षता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे संघवाद भी है और आपका सरकार का संसदीय स्वरूप भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है। यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर देखा जाए चारों पॉइंट में से, तो संघवाद भी होगा, सरकार का संसदीय स्वरूप और धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इन्हें भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। दूसरा कथन है, वे राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं। तीसरा है, ये अधिकार प्रत्येक प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी हैं जिन्हें कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, धर्मनिरपेक्षता का सार यह है कि किसी के साथ उनकी धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म को राज्य से अलग करना है। तीसरा है, भारतीय संविधान व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है, जैसा कि वे इनकी व्याख्या करते हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से सही नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है या पूछा गया है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो तीनों कथन दिए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? पहला है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होनी चाहिए। दूसरा है, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वालों को हारने की उचित संभावना हो। तीसरा है, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताओं में ये तीनों विशेषताएं आती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकात्मक शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? अधिक अनुकूलनशीलता, मजबूत केंद्र, लोगों द्वारा अधिक भागीदारी या फिर अधिनायकवाद की कम संभावना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मजबूत केंद्र, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का तात्पर्य है। तो भारत के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का जो तात्पर्य है यह है कि संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी आवश्यक हैं कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय संविधान की सामान्य विशेषताएं हैं? पहला है, लिखित एवं कठोर संविधान। दूसरा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। तीसरा है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। चौथा है, द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक लिखित एवं कठोर संविधान
संघीय संविधान की सामान्य विशेषता के तहत आएगा। और साथ ही यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका भी संघीय संविधान की सामान्य विशेषता हो जाएगी। तो यहाँ पे तीसरा नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में समाजवादी के अर्थ को सही ढंग से समझाता है। तो यहाँ पे शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन जो है, यह प्रस्तावना के समाजवादी शब्द को सही अर्थ में समझाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, इसका मतलब है कि। तो इसका मतलब है राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा कथन है, प्रस्तावना में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तीसरा कथन है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए। अब नीचे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है यहाँ। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। दूसरा है, नए राज्यों के गठन से संबंधित कोई भी विधेयक जिसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा जा सकता। तीसरा है, ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित हो उसे भारत के कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नए राज्यों के गठन के लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से 4 में नए राज्यों के निर्माण और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए प्रावधान किया गया है। नए राज्य के निर्माण के लिए संसद का साधारण बहुमत आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में। तो इसके अध्यक्ष जो थे वह न्यायमूर्ति एस.के. धर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई, फिर गुजरात 1960 में बना, और फिर जो है नागालैंड 1963 में और हरियाणा 1966 में। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा होगा क्रम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार प्रदान करता है। पहला है सार्वजनिक रोजगार में क्षमता का अधिकार। दूसरा है बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। उपरोक्त में से कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। तो इसमें से कोई भी अधिकार जो है या विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सार्वजनिक रोजगार में क्षमता का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी भारतीय नागरिकों के लिए, और संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो इसमें से कोई भी जो अधिकार है, कोई भी अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो भारत में जो एकल नागरिकता का अधिकार है यह किससे प्रभावित है, किस देश से। तो यह ब्रिटेन से प्रभावित है, ना कि अमेरिका से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। दूसरा है, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो। तीसरा है, नागरिक को पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्षों के दौरान 2 साल के लिए किसी भी देश में कैद किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा यहाँ पे सही होगा, किसके तहत भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तीनों के तहत हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। कौन सा अधिकार यहाँ पे शामिल नहीं है। तो आर्थिक समानता शामिल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। दूसरा है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर उपसमिति के अध्यक्ष जो थे वह JB कृपलानी थे। तीसरा है, 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भी निलंबित नहीं किया जा सकता? पहला है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण अनुच्छेद 22, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। कौन सा इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे पहला एवं दूसरा, यानी कि 20-21 को नहीं निलंबित किया जा सकता, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो यहाँ पे कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से 24, या यहाँ पे सही नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि इसे लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, यह स्वचालित रूप से लागू होता है, यह सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 भी जो जोड़ा गया या 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? पहला है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। दूसरा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा। तीसरा है, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। चौथा है, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद तथा सीखने एवं सुधार की भावना का विकास। अब इसमें से कौन से जो है DPSP हैं? तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं तीसरा जो है यह DPSP हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जो ये चौथा कथन है ये मौलिक कर्तव्य है, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि पहला, दूसरा एवं तीसरा सही होगा, चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि चौथा जो है यह मौलिक कर्तव्य है, DPSP नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। पहला है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। दूसरा है, ग्राम पंचायतों का एकीकरण। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। चौथा है, सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अब यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं? तो गांधीवादी सिद्धांत इसमें से कौन कौन से हैं? तो दूसरा, यानी कि ग्राम पंचायतों का एकीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा, ये दोनों जो हैं क्या हैं? तो ये दोनों गांधीवादी सिद्धांत हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, ये यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये ऊपर के ये तीनों मौलिक कर्तव्य हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ये DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है अनुच्छेद 48, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, ये गलत है, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, संविधान में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा है, एस के धर आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी। तीसरा है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार का समर्थन नहीं करती है। अब यहाँ पे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है, तो यहाँ पे जो सही कथन है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन विदेशी क्षेत्रों का क्या होता है जो अधिग्रहण पर भारत का हिस्सा बन जाते हैं। या तो भारतीय संघ में शामिल किया जाए, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3A तथा 3B के तहत मौजूदा राज्य में विलय, केंद्र शासित प्रदेश का गठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे पहला एवं चौथा होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह कानून की सामान्य प्रक्रिया में केंद्रीय संसद साधारण बहुमत से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे राज्यों के निर्माण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से तर्क हैं। प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि, अंतर्राज्यीय संघर्षों में वृद्धि, अधिक विकास के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और अप्रभावी राजकोषीय प्रबंधन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे छोटे राज्यों के निर्माण के विरुद्ध जो है जो तर्क हैं या प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि और अंतर्राज्यीय संघर्षों में वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पहला एवं दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्य के गठन के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है। पहला है, यह किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। दूसरा है, यह किसी भी नए राज्य का क्षेत्रफल कम नहीं कर सकता। तीसरा है, यह किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा सही आंसर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो भारत से 7 वर्ष तक अगर कोई भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये अधिकार जो है यह प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, इसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं रह गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये बनाया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा कि इसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया। तो यह शामिल किया गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी और 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 जोड़े गए थे, बाद में एक 11वां भी इसमें जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा यह मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। तो यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 10 जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह ने कितने की सिफारिश की थी। तो 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह के द्वारा किया गया। 10 जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और एक जो है लास्ट में 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा
ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का जो दायित्व है वह माता पिता या अभिभावक का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए जारी की जाती है? तो यह रिट है प्रतिषेध। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में लंबित मामलों की समीक्षा करता है? तो यह समीक्षा जो है यह करता है उत्प्रेषण में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मार्शल लॉ लागू हो तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद मार्शल लॉ के तहत किए गए कार्यों को वैध घोषित कर सकती है? तो यह घोषित कर सकती है अनुच्छेद 34 के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध पद्धति के संबंध में प्रावधान करता है? तो निवारक निरोध पद्धति के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 22 के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यह अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? तो यह जो है धर्म समुदाय के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो ये है आपका हड़ताल और बंद का अधिकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह किया गया है अनुच्छेद 20(3) में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाला नागरिक, तो ये नागरिक जो है आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 1 वर्ष तक या तो भारत में रहना चाहिए या भारत सरकार की सेवा करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम में निहित है, जिसे पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार हैं जो बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण अधिकार हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। तो ये जो है यहाँ दूसरे एवं पाँचवें यानी कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 में, तो दूसरा एवं पाँचवा हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मौलिक कर्तव्य संविधान का 43वां संशोधन, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मिनर्वा मिल्स केस, बुनियादी सुविधाओं का सिद्धांत, केशवानंद भारती मामला, मानव तस्करी पर निषेध, संविधान का अनुच्छेद 23। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है ये नीचे कूट से बताना है। तो यहाँ पे तीसरा एवं चौथा यानी कि बुनियादी सुविधाओं का सिद्धांत, केशवानंद भारती मामला बिल्कुल सही है, और मानव तस्करी निषेध अनुच्छेद 23 ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 43वें द्वारा नहीं, ये गलत हो जाएगा। और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह मिनर्वा मिल्सवाद का केस नहीं है। तो यहाँ पे पहला दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो है ये आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने की उसकी रक्षा करने के लिए में एक प्रावधान किए गए हैं। कौन सा प्रावधान? तो यह मौलिक कर्तव्य में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया, किसके रूप में? तो ये शामिल किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
कौन सा यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करने के लिए ये यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए मौलिक है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वह देश के शासन के लिए मौलिक हैं, लेकिन ये परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि अगर कोई भी राज्य इसको फॉलो नहीं करता है तो उसको लेकर के कोई कोर्ट नहीं जा सकता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक व्यय के साथ मंजूरी दी गई है। दूसरा कथन है, मिशन के तहत भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 MMT प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। करंट का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिंद यानी कि BIND योजना को मंजूरी दे दी है। किसने मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की बुनियादी, यानी कि यहाँ पे बी और सी दोनों होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,539.61 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय क्षेत्र योजना ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे बिंद का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। तो ये बिंद का फुल फॉर्म होगा और यहाँ पे प्रसार भारती और दूरदर्शन ने मिलकर इसको किया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए राज्य विशिष्ट दिशा निर्देश बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस समिति का गठन किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति MS सप्रे समिति का गठन किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक में किसके कार्यकाल के प्रथम वर्ष की घटनाओं का विवरण है? तो यहाँ पे असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल के प्रथम वर्ष की घटनाओं का विवरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू धरती पर कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की? तो ये बराबरी की है 20 एक दिवसीय शतक में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने एक फुटबॉल मैच में 12 घंटे 4,500 पेनाल्टी किक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो यह दर्ज कराया है केरल ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार जीवन यापन की लागत का संकट इस समय सबसे बड़ा अल्पकालिक वैश्विक जोखिम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MV गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। दूसरा है, इसे वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा की, यह बांग्लादेश से होकर नहीं गुजरा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि यह बांग्लादेश से भी गुजरा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 जनवरी 2023 को किस पहल पर वुमनिया की सफलता का जश्न मनाया गया? तो ये जो जश्न मनाया गया ये राष्ट्रीय ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर मनाया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया गया। दूसरा है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन 10 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक किया गया। तीसरा है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन करता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण को नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया? तो यह दिया गया वरुण अभ्यास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ग प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा है, इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा के लिए की गई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य वित्त के संदर्भ में 2022-23 के बजट का एक अध्ययन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
देखिए यहाँ पे करंट अफेयर काफ़ी पुराना दिया हुआ है, लेकिन आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ पे करीब 2 साल तक का करंट अफेयर पूछ लेता है, 1.5-2 साल का करंट अफेयर जरूर पूछता है। तो आप ये जो टेस्ट सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि जब करंट अफेयर पीछे का पूछ लेता है तो यही सब होते हैं, जब अगर हम पढ़े रहते हैं तो हमको याद रहता है, तो थोड़ा ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन अगर पूछता भी है तो गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पे रिपोर्ट आरबीआई द्वारा जारी की गई। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में राज्यों का ऋण से जीडीपी अनुपात गिरकर 29.5% हो गया। तीसरा है, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2022-23 में 3.4% रहने का अनुमान है। अब यहाँ पे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दस्तावेज डिजिटलीकरण के लिए अक्षय बड़े अभियान के तहत सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है, तो ये जो पहला जिला है ये बन गया है वायनाड, केरल का वायनाड, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में नदी की घाटी में लैमेटा फॉर्मेशन से टाइटानोसोर से संबंधित कुल 256 जीवाश्म अंडे खोज की है, तो यह खोज की गई है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्कस 2023 अभ्यास भारत के एनएसजी और के बीच आतंकवाद विरोधी अभ्यास का छठा संस्करण था, तो ये था यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के मध्य, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो यहाँ पे सुश्री सुधा मूर्ति पद्म विभूषण, ये यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता, आर्यना सबलेंका, एलिना रैबाकिना, या फिर विक्टोरिया अजारेंका, या फिर मैग्डा लिनेट, तो ये पुरस्कार जीता गया है आर्यना सबलेंका के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाह के अनुसार निजी प्रसारकों को निम्नलिखित के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता है, तो ये जो आवश्यकता है यह है हर दिन 30 मिनट, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। दूसरा है, यह 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। तीसरा है, इसे मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की शक्ति की थीम के साथ मनाया गया। कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि थीम इसका सही नहीं है। तो जो थीम था वह था नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम थी, तो तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, पहला एवं दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेथेनॉल मिश्रित डीजल द्वारा संचालित अंतर्देशीय पोत का नाम क्या है, जिसका डोमेन रन 24 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था, तो ये जो है यह एसबी गंगाधर है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का सांख्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया है, तो ये सांख्य सागर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उच्चतम कॉलेज घनत्व वाला राज्य कर्नाटक, सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला राज्य राजस्थान, सर्वाधिक महाविद्यालयों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, तो तीनों कथन जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सेकंड सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण 10 जनवरी 2023 को किया गया। पृथ्वी सेकंड है एक क्या है, तो ये जो है यह एक है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए कौन सा वाहन डिजाइन किया जा रहा है, तो ये जो वाहन है इसका नाम है मत्स्य 6000, यानी कि मत्स्य 6000, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस राज्य को लंदन के एक निजी संग्रहालय से लाई गई 9वीं-10वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति सौंपी गई, तो ये सौंपी गई है मूर्ति राजस्थान में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन रुपया की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है मालदीव के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय
यह भारतीय सेना और मिस्र सेना के बीच विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास था। दूसरा है, इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। कौन सा यहाँ पे सही है? दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ कुछ प्रमुख पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय निगरानी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो सदस्य थे ये एम.सी. मैरी कॉम को बनाया गया था यहाँ पे इस समिति का सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ पे, सॉरी, समिति की अध्यक्ष थी ये। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे नियुक्त किया गया था दिनेश कुमार शुक्ला को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 100 और KG-9 वज्र टैंक के लिए एक स्वचालित हावित्जर तोपों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी, जो भारत में निर्मित है लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का जश्न मनाते हुए साड़ी महोत्सव विरासत का आयोजन किया था? तो ये आयोजन किया गया कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है? तो ये जो देश है यह है क्रोएशिया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन हुआ है मोहाली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोहाली जो है पंजाब में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।